हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जी हां, इसी सिलसिले में मैं आपके सामने लेके आया हूं फॉरेन एक्सचेंज पर एमसीक्यूज़। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे फॉरेन एक्सचेंज पर कुछ 20 सवाल लेके आए हूँ जिससे आपको एक अच्छी तैयारी करने में मदद मिल जाएगी। तो जी हाँ, बने रहिए इस वीडियो के साथ। आइए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का ये पहला सवाल है जो फॉरेन एक्सचेंज पर है। सवाल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। पहला सवाल, अंडर फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार द आरबीआई हैज़ बीन अथॉराइज्ड टू कैरीड आउट ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट। फीमा एक्ट के अनुसार आरबीआई अथॉराइज्ड है क्या करने के लिए? इस प्रोविजन में रूल्स बनाने के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बोथ एंड नोटिफिकेशन। जी हाँ, अगर ये सरल सा सवाल है, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ खेल सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो मैं इसका उत्तर बता दूंगा। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार आरबीआई जो अथॉराइज्ड है रेगुलेशन बनाने के लिए। जी हाँ, ये रेगुलेटरी बॉडी है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, रेगुलेशन। जी हाँ, रेगुलेशन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। फुल फ्लैश मनी चेंजर आर अथराइज टू अंडरटेक। फुल फ्लैश जो मनी चेंजर है वो किस चीज़ के लिए अथराइज होते हैं? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ओनली सेल ट्रांजेक्शन, ओनली परचेज ट्रांजेक्शन, ऑल टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, या परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी कॉइन ट्रेवलर चेक। जी हाँ, फुल फ्लैश मनी चेंजर किसके लिए अथराइज होते हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ खेल सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर नहीं पता है तो मैं ज़रूर यहाँ उत्तर बता दूंगा आपको। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है कि फुल फ्लेज मनी चेंजर जो है उनका काम होता है, अथराइज होते हैं वो परचेज सेल ऑफ फॉरेन करेंसी कॉइन ट्रेवलर एंड चेक। तो इसका उत्तर होगा डी इसका उत्तर होगा। अगर किसी ने सही किया तो उसको बहुत बहुत बधाई, और अगर किसी से गलत हो गया तो जान लीजिए इसका सही उत्तर है डी। जी हाँ, बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 3 बहुत सरल सा सवाल है द टर्म लोरो अकाउंट मीन्स। लोरो अकाउंट का मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। आवर अकाउंट विथ यू, यूर अकाउंट विथ अस, देयर अकाउंट विथ देम, नन ऑफ दीज। जी हाँ, ये तो ज़रूर आपको पता होगा तो फटाफट बता दीजिए कमेंट में, और नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो टर्म लोरो अकाउंट उसका इस्तेमाल किया जाता है उन खातों के लिए जो देयर अकाउंट विथ देम होता है। जी हाँ, देयर अकाउंट विथ देम होता है। तो इसका ऑप्शन होता है तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है इसका सही, देयर अकाउंट विद देम। जी हाँ, ये सभी आपको पता ही होगा क्योंकि इसमें 3 अकाउंट के टर्म्स होते हैं, नॉस्ट्रो, आवर अकाउंट विथ यू, वोस्ट्रो, योर अकाउंट विथ अस, एंड लोरो, देयर अकाउंट विथ देम। तो यहाँ सही उत्तर होगा देयर अकाउंट विथ देम। जी हाँ, बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 4 कहता है द FDI स्टैंड फॉर, FEDAI स्टैंड फॉर, FDI का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडरल एक्सपोर्ट डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिक्स्ड अर्नर ड्राफ्ट एग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट, नन ऑफ दिस। जी हाँ, इसका उत्तर तो आपको ज़रूर पता होगा तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी खेल सकते हैं या टिक लगा सकते हैं, और नहीं पता तो बता दूं। FDI का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसका उत्तर होगा ए, सही है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर कंसिडर्ड एज 24 आवर्स मार्केट बिकॉज। जो फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट हैं उनको 24 घंटे का मार्केट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके ऑप्शन हैं, इट इज़ ओपन ऑल थ्रू द डे, ऑल ट्रांजेक्शन आर टू बी सेटल विद इन 24 आवर्स। अगला ऑप्शन है ड्यू टू जियोग्राफिकल डिस्पर्सल एट लिस्ट वन मार्केट इज ओपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ, आप देख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को 24 आवर मार्केट कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ड्यू टू जियोग्राफिकल कंडीशन एटलीस्ट वन मार्केट इज ओपन एट एनी टाइम। तो इसका उत्तर होगा सी। जी हाँ, जिन्होंने कर लिया उनको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने नहीं किया वो जान लीजिए। तो इसका उत्तर होगा सी। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 6 के अनुसार द स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफर्स टू। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पेकुलेशन किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। बाइंग एंड सेलिंग द करेंसी इन लार्ज वॉल्यूम, बुकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट इंटेंशन टू एग्जीक्यूट, बाइंग एंड सेलिंग इन व्यू टू मेक प्रॉफिट
फ्रॉम मूवमेंट ऑफ रेट्स एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पेकुलेशन किसे कहा जाता है? इसमें ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए और सही जवाब अगर आपको पता है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में खेल सकते हैं आप, नहीं तो मैं बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पेकुलेशन कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा बाइंग एंड सेलिंग इन व्यू टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ रेट्स। जी हाँ, प्रॉफिट कमाने के लिए रेट के मूवमेंट को बढ़ते हुए प्रॉफिट कमाने के लिए अगर खरीदी बिक्री की जाती है तो उसको स्पेकुलेशन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया खेल रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन आपको पढ़ने का समय मिलता है। और जी हाँ, एग्जाम में भी ऐसे ऑप्शन पढ़ के आप प्रैक्टिस रहेगी तो आप निर्णय लेने में आपको सुविधा होगी। तो चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। स्विफ्ट स्टैंड फॉर, स्विफ्ट जो है का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। सेफ्टी विड्थ इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक कम्युनिकेशन, सिंपल वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड फॉरेन ट्रांजेक्शन। जी हाँ, स्विफ्ट जो है वो क्या है, इसका सही उत्तर है आपको ज़रूर पता होगा। ये काफ़ी बार सवाल एग्जाम में पिछले 2 सालों से आ रहा है। तो इसका सही उत्तर है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशन। एक बैंकों का, अलग अलग बैंकों के माध्यम से एक मैसेज भेजने का एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं स्विफ्ट। तो इंटर बैंक जो कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन, उसी का ही स्विफ्ट। इसका सही उत्तर होगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशन। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 8 कहता है कि द मैक्सिम बाई लो सेल हाई इज एप्लीकेबल फॉर। बाई लो सेल हाई जो होता है उसको कौन सा रेट बोलते हैं? कोटेशन फॉर पाउंड स्टर्लिंग, इनडायरेक्ट रेट, डायरेक्ट रेट, यूएस डॉलर। जी हाँ, अगर बाय लो सेल हाई का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधे सीधे डायरेक्ट रेट पे कंसीडर होता है, डायरेक्ट रेट पे एप्लीकेबल होता है, तो इसका सही उत्तर होगा डायरेक्ट रेट। जी हाँ, बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। द ट्रांजेक्शन वेयर द एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस 2 days आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा लेन देन जहाँ एक्सचेंज ऑफ करेंसी 2 दिनों के बाद, कॉन्ट्रैक्ट के 2 दिनों के बाद होता है, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। कैश ट्रांजेक्शन, टर्म ट्रांजेक्शन, स्पॉट ट्रांजेक्शन, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। जी हाँ, ये बहुत ही सरल सवाल है और प्राय एग्जाम में ये की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सवाल काफ़ी आया है पिछले 2 सालों में। तो सवाल कहता है कि ए रेट इज सेटल टुडे एंड द एक्सचेंज ऑफ करेंसी आफ्टर 2 days आफ्टर। तो इसे कहते हैं, इसको आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं पता तो बता दो। इसको बोलते हैं स्पॉट ट्रांजेक्शन। स्पॉट ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसको। इसका सही उत्तर होगा स्पॉट ट्रांजेक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट इज द प्रॉफिट फॉर बैंक विच इज़ नोन एज। बाइंग रेट और सेलिंग रेट के जो बीच का डिफरेंस है, जो प्रॉफिट होता है बैंक का, उसे क्या कहते हैं? बीड रेट, ऑफर्ड रेट, स्प्रेड रेट एंड स्वैप रेट। जी हाँ, ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है। अगर आपको पता है तो ज़रूर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा स्प्रेड रेट। इसका सही उत्तर है स्प्रेड रेट। जो बाइंग रेट और सेलिंग रेट के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं स्प्रेड रेट। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 11 के अनुसार द फॉलोइंग इज नॉट ए टीटी सेलिंग रेट इन फॉरेन एक्सचेंज। निम्नलिखित में से कौन सा है जो टीटी सेलिंग रेट एप्लीकेबल नहीं होगा? पहला, इशू ऑफ फॉरेन डीडी एमटी टीटी। दूसरा है पेमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल। तीसरा है पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल, नन ऑफ दिस। जी हाँ, यहाँ देखिए पूछ रहा है टीटी सेलिंग रेट निम्नलिखित में से किसमें नहीं लगेगा? पहले इशू ऑफ फॉरेन डीडी। फॉरेन डीडी अगर हमारे यहाँ ड्रॉन ऑन अस है तो इसमें तो सेलिंग रेट लग जाएगा। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स बिल भी इसमें लग जाएगा सेलिंग रेट। अब एक है पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल, ये नहीं लगेगा। तो इसका सही उत्तर है पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल। इसका उत्तर है सही पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। टीटी स्टैंड फॉर। टीटी को क्या बोलते हैं? टेलीफोनिक ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, टेलेक्स ट्रांसफ़र, टुडे ट्रांसफ़र। जी हाँ, ये बड़ा ही सरल सा सवाल है। ये आप इसका उत्तर तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो बता दें। इसका सही उत्तर है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। जी हाँ, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। चलिए दोस्तों फटाफट बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। एज पर LRS हाउ मेनी इंडियन करेंसी कैन बी ब्रॉट एज इनवर्ड रेमिटेंस। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत
कितना इन भारतीय मुद्रा विदेश से वापस लाया जा सकता है इंडिया आते समय? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: 10,000, 25,000 रुपीज़ इक्विवेलेंट टू $5,000 या 50,000। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी अभी नोटबंदी हुआ था तो ये बात आई थी कि जो नोटबंदी के समय विदेश में थे वो कितने रुपए के नोट चेंज कर सकते हैं। तो ये सवाल आपको ज़रूर एक बार अच्छे से ध्यान से कर लेना है। ये सवाल का उत्तर है 25,000। इसका सही उत्तर है 25,000। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये है 25,000 का सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है: मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर FCNR डिपॉजिट इज, मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर FCNR डिपॉजिट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। जी हाँ, FCNR डिपॉजिट जिसे फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट इंडियन बैंक डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, ये सिर्फ FD के रूप में होता है और इसकी मैक्सिमम टाइम पीरियड जो डिपॉजिट का होता है वो उसका सही उत्तर है 5 ईयर। जी हाँ, 5 साल इसका सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: बैंक्स मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट एज विद बैंक्स अब्रॉड। जो बैंक हैं फॉरेन करेंसी के रूप में अकाउंट मेंटेन करते हैं विदेशी बैंकों के साथ, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: वॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट, करंट अकाउंट। जी हाँ, इंडियन बैंक जो है फॉरेन करेंसी में जो अकाउंट अब्रॉड में जो बैंक हैं विदेशी बैंकों के साथ रखते हैं फॉरेन करेंसी में, तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही सरल सा सवाल है। इसका सही उत्तर है नॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट। जी हाँ, बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: मेंटेनिंग ए फॉरेन करेंसी अकाउंट इज़ हेल्पफुल टू। फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करना से क्या मददगार होता है? पहला, अवॉइड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अवॉइड एक्सचेंज रिस्क, अवॉइड बोथ ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड एक्सचेंज रिस्क, अवॉइड एक्सचेंज रिस्क एंड डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन। जी हाँ, ये अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप खेल सकते हैं, और नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा अवॉइड बोथ ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड एक्सचेंज रिस्क कॉस्ट। जी हाँ, ये सी इसका उत्तर होगा, अवॉइड बोथ ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड एक्सचेंज रिस्क। तो मेंटेन करने से ये हेल्पफुल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: EEFC अकाउंट कैन बी ओपनड एज, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट कैन बी ओपनड एज सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD अकाउंट या SB, CD, FD, RD, ऑल अकाउंट। जी हाँ, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है एक्सपोर्टर खोलते हैं और जो सिर्फ करंट अकाउंट के रूप में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा करंट अकाउंट। बी सही उत्तर होगा करंट अकाउंट। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट नॉट ओपन फॉर NRI ऑफ इंडिया बाई बैंक्स। निम्नलिखित में से कौन से अकाउंट है जो नॉन रेसिडेंट इंडियन के द्वारा नहीं खोला जाता है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: FCNR B, NRO, NRE अकाउंट, NRI अकाउंट। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं जो NRI हैं वो तो 3 अकाउंट तो खोल सकते हैं: FCNR B फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट इंडियन बैंक अकाउंट, NRO नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी खाता, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल खाता। लेकिन एक खाता NRI, ये थोड़ा डमी खाता दिया है, तो ये इसका उत्तर होगा NRI खाता। डी खाता नहीं खोल सकते क्योंकि ऐसा कोई खाता होता नहीं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: व्हाट इज द मैक्सिमम रेमिटेंस ट्रांसफर पर फाइनेंशियल ईयर कैन बी डन थ्रू NRO अकाउंट। NRO अकाउंट के थ्रू जो रिपेट्रिएशन है, जो रेमिटेंस है, ट्रांसफर एक फाइनेंशियल ईयर में कितने की अनुमति दी जाती है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: $1 मिलियन, $10 मिलियन, रुपीज़ 1 मिलियन, रुपीज़ 10 मिलियन। जी हाँ, ये उत्तर तो आपको जरूर पता होगा। NRO खाते में कितने का रेमिटेंस ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा $1 मिलियन। जी हाँ, $1 मिलियन। अब बढ़ते हैं आज के सेशन का अंतिम सवाल, 20वां सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी टैक्सेबल इन इंडिया ओपन बाई NRI। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से अकाउंट में टैक्स नहीं लगता? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: FCNR B, NRE अकाउंट, NRO अकाउंट एंड बोथ A एंड B। जी हाँ, इनमें से जो खाते दिए गए हैं इनमें किस में टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री है? पहला FCNR B अकाउंट, इसमें बिल्कुल टैक्स नहीं लगता क्योंकि ये बाहर से पैसा आता है। NRE, इसमें भी टैक्स नहीं लगता। केवल NRO अकाउंट जो है उसमें टैक्स लगता है, क्योंकि NRO अकाउंट में लोकल इनकम भी जमा करी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा D, बोथ A एंड B। तो इसका सही उत्तर होगा D, बोथ A एंड B।
जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ 20 सवाल MCQ के रूप में जो मैं लाया था फॉरेन एक्सचेंज पर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपको मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे इस चैनल में नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो हैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं ऐसे ही बैंक के प्रमोशन से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैं अगला जो MCQ है किस टॉपिक पर लेके आऊँ, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी और मैं आपके लिए उस टॉपिक पे MCQ लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सफलता की शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू।